औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी नाज़िर। पब्लिक फोरम में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रोनुमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करके कुछ शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत-ए-हाल से आगाही देते हैं। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसी पर, और आपको ये बताते चलें कि आज के रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली, उनकी रूलिंग के खिलाफ फैसला आया है और तारीखी फैसला था। उसमें ज़ाहिर है 2-3 दिन से काम हो रहा था और काफ़ी लोगों ने उस पर नज़रें लगाई हुई थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की जाए तो हर एक आदमी अपने मोबाइल के ज़रिए या टीवी चैनल्स के ज़रिए उसको वॉच कर रहा था। तो यही जब देख रहे थे हम तो ज़हन में यही आ रहा था कि जब जिस तरह पीडीएम की जो जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, जिनका बड़ा असर व रसूख है, एक अरसे से पाकिस्तान पर भारी रही हैं, उन्होंने जिस तरह धमकियाँ देना शुरू की सुप्रीम कोर्ट को और मुख्तलिफ अदारों को, वो देखकर पता ये चल रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो उनके दबाव में आ जाएँ। लेकिन जब फैसला आया तो उसमें देखा हमने कि उन्होंने कोई दबाव किसी किस्म का कबूल नहीं किया और फैसला आइन और कानून के तहत उन्होंने किया है, जो इस वक्त तक तमाम लोग जश्न के तौर पर मना रहे हैं। और पूरी पाकिस्तानी कौम जहाँ भी है, चाहे वो अमेरिका में है, बरतानिया में, यूरोप में है, जहाँ भी है, उन्होंने जश्न के तौर पर इसको बनाया। लेकिन बाज़ लोग इसको इसके खिलाफ भी बात करते हैं और कहते हैं कि जो जजेस ने फैसला किया है वो आइनी और कानूनी लिहाज से उनको कबूल नहीं है। लेकिन उस पर वो क्या कहते हैं, किस तरह करते हैं बात, या उनका मुतालबा क्या है, वो आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे बात की जाए, वो क्या कहते हैं इस बारे में, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क्या सोच है और पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उस पर आज बात करेंगे। फिर आप लोगों की लाइव कॉल होंगी, उस पर भी बात होगी। मैं सबसे पहले वेलकम कहूँगा, हमारे साथ माहिर कानून है जनाब जाहिद चौधरी, वो इस पर बात करेंगे। जाहिद चौधरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं पब्लिक फोरम में। जी, बहुत और शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं जाहिद परवेज साहब, जो इकनॉमिक लिहाज से अबूर असर रखते हैं और सियासी लिहाज से भी पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र भी रखते हैं। उनसे भी बात होगी। जाहिद परवेज साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं पब्लिक फोरम में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनाब जाहिद परवेज साहब, आपकी तरफ भी आऊँगा और ये बताइएगा कि आज की ये जो आज का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको किस नज़र से देखते हैं? जी जाहिद परवेज साहब, मेरा हाल है इनका इंटरनेट ज़रा। जी जाहिद परवेज साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे थोड़ा रुक के आ रही है आवाज़। क्या आपको आ रही है मेरी क्या आवाज़? कहेंगे आज के फैसले पर? जी, बिल्कुल। ये आज जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल जो अवामी अमंगों की जी, मेरा ख्याल है उनके जब तक इंटरनेट ठीक होता है। जाहिद साहब, आप बताइएगा कि इसको एज़ ए माहिर कानून आप किस नज़र से देखते हैं, या क्या आइनी और कानूनी लिहाज से फैसला आप दुरुस्त सिमत में किया गया है? जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अब देखें, हम वकला की जो होती है वो इंटरप्रिटेशन होती है लॉ की भी। कानून की किताबें एक ही होती हैं। जो दोनों साइड के जो वकला हजरात होते हैं वही किताब इस्तेमाल करते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सब कुछ है, इंटरप्रिटेशन होता है। अब जिस दिन ये डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी पंजाब असेंबली के में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर, तो उसी दिन मैंने एक पोस्ट किया था अपना, और अभी भी वो मेरी वॉल पे ऊपर मौजूद है। तो मैंने उस पे कहा था कि ये मेरी कानूनी राय है कि नंबर 1 कि ना तो फुल कोर्ट बनेगा, बेंच बनेगा, और जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग है वो भी गैर आईनी और अनलॉफुल जो है वो डिक्लेयर होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो राय थी, कानूनी राय जो थी, उसी के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट जो है वो आया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो आया है। अच्छा, इसमें बात यह है कि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट जहां पे भी होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस जो हैं वो मौजूद होते। अब ये जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने था, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था मेरी नजर में, कानूनी नजर में। तो इसलिए मैं समझता हूं कि देखें सवाल क्या था। सवाल ये था कि आपने डिफरेंशिएट करना है कि पार्लिमानी पार्टी क्या है और जो हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है,
और जो वोटिंग होगी असेंबली के अंदर, उसमें जो मेंबर वोट कास्ट करने वाले होंगे, उन्होंने किसकी डायरेक्शन को फॉलो करना है, कि क्या वो पार्लिमानी पार्टी का जो चीफ होगा, उसकी पार्लिमानी पार्टी का जो चीफ होगा उसकी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, या हेड ऑफ पार्टी जो होगा वो उसको फॉलो करेंगे। ये देखें, ये समझ आप के जो देखने वाले हैं उनको सिर्फ कानूनी तौर पर समझाने के लिए है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो अलहदा है, और हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये दोनों अलहदा अलहदा आइडेंटिटीज हैं। इसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो पार्लिमानी पार्टी का हेड है वो आपकी पार्टी का हेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये मसलन सपोज करें, अब फजलुर रहमान की पार्टी है, ठीक है जी। अब फजलुर रहमान क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, तो लिहाजा वो पार्लिमानी पार्टी का हेड तो नहीं हो सकता, वो अपनी पार्टी का हेड जो है वो तो है जनाब। लिहाजा पार्लियामेंट के अंदर इसलिए आप देखें कि जहां पे भी नेशनल असेंबलीज के अंदर भी और जो सूबाई असेंबली जो है उनके अंदर भी हर पार्टी अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करती है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अब अगर पार्लिमानी पार्टी के लीडर की कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर हर पार्टी जो है हर असेंबली के अंदर अपना पार्लिमानी पार्टी का लीडर क्यों मुंतखब करती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझने के लिए जरूरी है। और इसके ऊपर फिर ऑब्वियसली जब हम आर्टिकल 63A की फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि पार्लिमानी जो हेड है उसकी डायरेक्शन होगी, और जो पार्लियामेंट के अंदर जो उस पार्टी के मेंबरान होंगे, दे आर बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ पार्लिमानी पार्टीज लीडर। उसको ये 61(3)A की ये, अब देखें इसमें कोई रॉकेट साइंस आई नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोल लें, मैंने हवाला दे दिया है अब 2-3 दिन से, तो अब हमारे हर बंदा जो है उसको 63A का पता चल गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A जो है वो है अभी तो क्या है। जितने बच्चे हैं उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया आइन, और हर बंदा उसका एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा है। तो अब ये 63A को आप देख लें, तो क्या उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो पार्लिमानी हेड के ऊपर, पार्लिमानी जो हेड होगा उसके इस्तेमाल हुए हैं कि उसकी डायरेक्शन फॉलो करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये कंफ्यूज किया जा रहा है, और हमारे मोहतरम जो भाई हैं वो इसको कंफ्यूज करते हैं और कहते हैं कि एक तरफ इमरान का खत है तो वो ठीक है, और दूसरी तरफ चौधरी शुजात का खत है तो वो गलत कैसे हो गया। भाई ये दोनों खत जो हैं वो डिफरेंट कैपेसिटीज में लिखे गए हैं, ये समझने की कोशिश है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखे होगा क्या कि पार्लिमानी पार्टी का जो हेड होगा वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको डायरेक्शन करेगा कि भाई साहब आपने इस लेजिस्लेशन के ऊपर या इस तरह से आपने वोट करना है। अब अगर सपोज करें कि अब अगर पार्लिमानी जो ग्रुप है उसका कोई मेंबर जो है वो पार्लिमानी लीडर की हदायत के अगेंस्ट वोट करता है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो जो पार्लिमानी पार्टी का हेड है वो अपनी रिपोर्ट देगा किसको, पार्टी हेड को, ठीक है। और फिर पार्टी हेड जो है वो उसको देखेगा, देखिए आप ये पार्टी हेड यहां पे शुरू होगा, शुरू में नहीं, डायरेक्शन जो है वो पार्लिमानी पार्टी, ये क्वाइट क्लियर है 63A में कि पार्लिमानी हेड जो पार्लिमानी पार्टी का हेड जो है उसकी डायरेक्शन होंगी, और उसके बाद वो जो भी अगर उसकी कोई डिफेक्शन होती है, उसके अगेंस्ट कोई वोट करता है, तो ऐसी सूरत हाल में वो फिर जो पार्टी का सदर होगा वो उसको लिखेगा कि जनाब A ने, B ने, C ने जो है वो हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट काम किया। फिर क्या होगा, वो पार्टी हेड जो है वो शो काज नोटिस इशू करेगा, ये पूरा एक प्रोसीजर है। वो एक शो काज नोटिस इशू करेगा उन लोगों को जिन्होंने पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन जो है वो फॉलो नहीं करी, और उनको मौका फराहम करेगा। अब जब उन्होंने शो काज नोटिस का जवाब दे दिया है, अब अगर पार्टी सदर
जो है वो ये सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं डिलिबरेटली इन्होंने वायलेशन की है, तो फिर यहाँ पे पार्टी हेड जो है वो इलेक्शन कमीशन को डेक्लेरेशन भेजेगा। देखिए ठीक ये है। दो चीजें हैं कानूनी तौर पर। पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है वो डायरेक्शन देगा पार्लिमानी ग्रुप को कि क्या करना है, और जो पार्टी का हेड है वो डेक्लेरेशन भेजेगा किसको, स्पीकर को, कि जनाब ये इन्होंने डिफेक्शन की है, और वो फिर स्पीकर आगे इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। तो ठीक है। ये अलग-अलग यानी पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी जो पार्टी का हेड है, उन दोनों की अलग-अलग हैसियत को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि जिसको जो है वो समझा ना जा सका है, और ये जो आके मैं हैरान हूँ कि मसलन ये अता तारर जैसे लोग जैसे भी है, मैं समझता हूँ कि ये आके ये तो फिर अपने आप को कानूनदान भी समझते हैं। अब हर बंदा पाकिस्तान में जो काला कोट और काली टाई पहन लेता है वो अपने आप को वकील समझना शुरू कर देता है, जिसमें आपको पता है कि एक दफा नवाज शरीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे काला कोट और काली टाई बांध के। तो ऐसा नहीं होता। अब ये इतनी सीधी सी बात है लोगों की। अब देखिए मैं आपके इस प्रोग्राम में एज अ लीगल एक्सपर्ट बैठा हुआ हूं और मैं अपनी कानूनी राय दे रहा हूं, और इससे आप इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, और मैंने जैसे आपको कहा है कि ये पहले दिन ही अभी भी आप जाएंगे मेरी वॉल के ऊपर, उसके ऊपर ये मौजूद है, तो मैंने कहा था कि दोनों चीजें, ना तो फुल कोर्ट बेंच बनेगा। अब देखिए मुझे अब इस दश्त की स्याही में ऑलमोस्ट मुझे भी लॉ के फील्ड में 30 साल होने वाले, ये दाढ़ी के बाल मेरे भी सफेद होने वाले हैं। अब इरफान कादर साहब, इसके ऊपर बाद में मैं बात करूंगा, ये हमारे साथ हम पिंडी में प्रैक्टिस इकट्ठे करते रहे हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। आपके दूसरे मेहमान भी मेरे ख्याल में आ गए हैं, आप उनको ले लें, फिर हम जो है इस प्रोग्राम को चले आगे ये बढ़ाते हैं। ये यहाँ ओवरसीज की नुमाइंदगी करते हुए जाहिद परवेज साहब, आप ये बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आबिद काजमी साहब। देखें ओवरसीज पाकिस्तानी तो यही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से वहाँ पर वोटिंग हुई है, क्लियर तरीके से जो है वो परवेज इलाही साहब जो है वो उनके ज़्यादा वोट आए थे, तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसी दिन ही उनको वज़ीर आला बना दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारी सियासी पार्टियां और ख़ुसूसन ये जो मियां नवाज शरीफ और इनकी जो पार्टी है, इनका जो वतीरा शुरू से रहा है कि ये अपनी मर्जी के एम्पायर लगाना, अपनी मर्जी के जज लगाना, अपनी मर्जी के फैसले लेना, छांगा मांगा की सियासत करना। मैं तो इस बात के ऊपर सरप्राइज हूँ कि आज जो है वो जज इनसे बच के कैसे चले गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच के चले गए इन लोगों से कि अवामी प्रेशर जो था, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पंजाब के लोग जिस बुरे तरीके से इन्होंने जो है वो नून लीग को मात दिया, वो लोगों का रिएक्शन था जिस वजह से ये थोड़े से बाज रहे हैं। वरना ये इस किस्म के लोग हैं कि गुंडागर्दी करना तो इनके खून में शामिल है। आपके सामने ही मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को इन्होंने कत्ल कर दिया। यही वो लोग हैं, यही बाप बेटा जो हैं जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और इनको उठाकर वजीर आजम और वजीर आला लगा दिया गया। तो ऐसे मुजरमों से, ऐसे जो लोग हैं कि जिनकी नस नस के अंदर हराम घुसा हुआ है, आप इन लोगों से क्या तवक्को कर सकते हैं कि क्या ये आराम से वो आइन और कानून को मान लेंगे? ये तो एक अवामी प्रेशर है जिसके अंदर जो है वो ये समझते हैं कि अब ये इन्होंने एक हद से आगे नहीं जाना। हमें तो ये लग रहा था जाहिद साहब, हमें तो ये लग रहा था कि जिस तरह वो प्रेशर डाल रहे थे और डायरेक्टली कह रहे थे कि हमने इस फैसले को नहीं मानना, और पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली जजेस के बाकायदा तौर पर मेंशन करके लीडरान ने ये कहा है कि ये जो जनबदार हैं तो हम इनके फैसले को नहीं मानेंगे। तो उस वक्त तो हमें तो लग रहा है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं, लेकिन फैसला जब सुनाया गया तो वो मेरा हाल बेहतरी था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आइन के अलावा हुई हो। आप क्या कहेंगे इस पर? जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप हिस्ट्री का वो पार्ट भी याद रखें जब यही मियां नवाज शरीफ अपने इन्हीं गुंडों के साथ जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज़दोकोब भी किया था। तो ये हिस्ट्री भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। ये इस तरह का वतीरा इन लोगों ने हमेशा जो है वो जारी रखा है कि हर किसी को ब्लैकमेल करना, उसको जो है वो उसके ऊपर दोस्त धांधली इस्तेमाल करना। देखें सबसे पहले तो ये बने कैसे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो लोगों को खरीद कर जो है उनके वोट इस्तेमाल करके
ये मौसूफ वजीर आला बने। अगर किसी में ज़रा सी भी कोई एथिक्स हो, ज़रा सी भी वो इन्हीं के लीडर के बकौल ज़रा सी भी शर्म हया हो, तो वो उसको ये काम लेना ही नहीं चाहिए था। लिया इन्होंने क्यों? लिया इन्होंने इसलिए कि जो इनके ऊपर जो ओपन एंड शट केसेस जो बन चुके थे, जो सारी इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर मुकम्मल हो रही थी, और अब इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती थी। उन मुकदमात से बचने के लिए, नैब को कंट्रोल करने के लिए, और अपनी पार्टी जो अपनी डूबती हुई जो गंगा थी उसको बचाने के लिए जो है इन लोगों ने ये रिस्क लिया। लेकिन ये क्लियर हो गया है पाकिस्तान के इंतखाब के अंदर भी, और अमूमी तौर पर जो भी पाकिस्तान के अंदर लोगों की राय है, कि एक तो ये साबित हो गया कि ये बिल्कुल जो इनके ऊपर केसेस थे वो बिल्कुल दुरुस्त बने हुए थे, ये इंतहाई करप्ट लोग हैं। और दूसरा जो इन्होंने मीडिया को पैसे खिला कर पेड मीडिया के अंदर जो ये एक बनाया हुआ था हवा कि ये बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पिछले 3 महीनों के अंदर जो है वो उस एडमिनिस्ट्रेटर की भी जितनी भी हवा थी वो सारी की सारी निकल सही है। गई। तो चले अब पाकिस्तान ठीक है जाहिर साहब, इस पर मज़ीद बात करेंगे, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन आज हम थोड़ा-सा चाहते हैं कि हमारे पास हमारे कानून भी हैं, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि आज का जो फ़ैसला हुआ है, ज़ाहिर साहब ये बताइएगा कि आज का जो फ़ैसला है इसमें मज़ीद क्या जिन लोगों ने ये काम किया है, जिस डिप्टी स्पीकर है फ़र्ज़ किया, उसने रूलिंग दी है, उसकी वजह से जो अफरा-तफरी हुई है, जो नुकसान हुआ है, जो बिज़नेस का नुकसान हुआ है, जो दूसरे अफरा-तफरी और जो वकला इस्तेमाल हुए हैं, लोगों को टेंशन मिली है, क्या इसका इज़ाला और भी होना चाहिए था कि खाली बस हो गया फैसला उसके खिलाफ तो यहाँ ही बस काफ़ी है इतना ही? देखें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जितनी भी कोर्ट्स होती हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और कोर्ट नॉर्मली जो, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई सो मोटो नहीं था। ये परवेज़ इलाही की दरख़्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रही थी, वो सुनवाई हो रही थी। लिहाज़ा कोर्ट ये देखती है कि उनके सामने सवाल क्या है। उनके सामने परवेज़ इलाही की पिटीशन का सवाल ये था कि जो डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी कि क्यू लीग के 10 वोटों को मुस्तरद किया है, वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, और उसको गैर आईनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। ये उनकी प्रेयर थी। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेयर से बियॉन्ड नहीं जाती। उस प्रेयर से जुड़े हुए जो चीजें होती हैं उन्हीं को वो जो है दुरुस्त गर्दानती है और उसी को वो करती है। इसीलिए अब देखें कि पहला जो अब मेन क्वेश्चन था वो यही था कि ये जो रूलिंग है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल है कि नहीं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल है। तो वो बेसिक सवाल के ऊपर उन्होंने अपनी फाइंडिंग दे दी। फिर इसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई थी, जो लगती थी, ऑब्वियसली हमजा शहबाज जो थे वो ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे। फिर उन्होंने जो है वो काबीना भी बना दी हुई थी जनाब, और फिर इस तरह से सारे, तो उन सब को उन्होंने अनड्यू किया। अब ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिक्स जो है अब वो बहुत पोलराइज हो गई है, और उसमें टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं ना अदला। अब क्या हुआ कि जब पहले जब गवर्नर पंजाब थे सरवर साहब, फिर उसके बाद उमर चीमा आए, तो क्या हुआ कि उस वक्त वो हलफ नहीं ले रहे थे हमजा शहबाज का। तो फिर क्या हुआ, फिर हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी पड़ी कि जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं वो उनका हलफ ले। तो ये उस वक्त भी ये बात हुई थी, और हम उस वक्त भी ये कहते थे कि ये जो है वो गलत है और कानूनी तौर पर नहीं है। और आज भी ये क्या हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो है वो डायरेक्शन थी कि जनाब 11:30 बजे से पहले जो है वो गवर्नर जो है वो हलफ लेंगे परवेज इलाही से। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, और अब उस पर देखे मैं हैरान होता हूँ इस तरह का जो प्रेशर डालने की कोशिश की गई, और उसमें हमारे कुछ वकला भी शामिल थे कि ये आप क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस बेंच पे बैठा हुआ है। तो अगर चीफ जस्टिस के ही ऊपर आपका एतमाद नहीं रहा तो फिर आप पूरे इदारे को जो है वो करें। हमारे यहाँ ये चीज है कि हमने हर चीज को हमने पोलिटिसाइज कर दिया है। अब मुझे ये बताएं
कि वहां पे अब एहसन बोन साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं, वो साथ 6 और जो प्रीवियस सदूर थे उनको लेके वो अंदर चले जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि नहीं जी आप फुल कोर्ट बेंच बनाए। ये क्लियरली इस वक्त तो ये होना कि बार जो है वो अपने बेंच के साथ खड़ी होती, बजाय इसके कि जो लबो लहजा सुबह हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और जो मुतालबा वहां पे किया, वही मुतालबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं बार के, वो जो है वो अंदर लेके चले गए हैं वो जनाब। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप जो है वो किसी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करें और जो आपका फिर मुतालबा है वो आप कानूनी तरीके से कोर्ट के सामने रखें। तो मैं ये सही है। वकील होने के नाते मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बार का जो प्रेसिडेंट है एहसन बोन, उसका ये अमल जो है वो काबिले मुजम्मत है। उसका एक अपना एजेंडा होगा कि वो पिछले कई तो इस सालों से आपने देखा है कई कई पिटीशन में उसने पिटीशन जो है वो डायल डायल कर दी हुई है उसके अंदर, बजाय इसके कि आप लोगों के इंसाफ दिलाने के लिए काम करें, आप सियासी ये जो पिटीशन होती हैं उसके ऊपर आप प्रेशराइज जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, यानी जैसे मैंने कहा है कि ये बड़ा ओपन एंड शट केस था। मेरे जैसे लोग जो हैं उन्होंने भी जिस दिन ये रूलिंग हुई तो ये बाकायदा लिख के लगा दिया कि जनाब ये नहीं होगा। अब दूसरी बात जो इसमें आप देखें, सारा जो जोर डालिए जी कि फुल कोर्ट बेंच बनाए, फुल कोर्ट बेंच बनाए, फुल कोर्ट बेंच बनाए जनाब। अब किसी को इस बात पे सारे फिर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इस वजह से तो फिर देखें ना, अब मेरा केस लगा हो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मैं जाके कहूं कि नहीं जनाब मैं इस बेंच के ऊपर नहीं करता, आप पूरा बेंच बनाए, वो तो फिर आप एक प्रेसिडेंट सेट करना शुरू कर देंगे कि हर केस जो है उसके ऊपर जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनना शुरू हो जाएगा जो 17-18 जजेस का। ये पॉसिबल नहीं है। पिछले 25, 26, 27 साल के अंदर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ या 4 या 5 मौके ऐसे आए होंगे जहां पे वो फुल कोर्ट वो भी बैठा। तब भी बनता है जब उलझन हो किसी मामले में, कोई वाज़ह चीज़ ना हो, तब जी बनता है। देखें अगर ना, दो ही चीजें होती हैं, या कि बहुत कोई पेचीदा मसला है या बहुत ही कोई वाइड इंटरेस्ट का मामला है। इसमें तो जैसे मैंने पहले कहा है कि बिल्कुल एक ओपन शट केस था कि बिल्कुल सही है। आर्टिकल 63A अगर एक आम बंदा भी चलें पढ़ ले आपसे तो वो भी आपसे समझ जाता है। इस हवाले से और भी क्वेश्चन करेंगे। जाहिद परवेज़ साहब से पूछते हैं कि अब क्या जाहिद साहब क्या कहते हैं कि अभी पंजाब भी, सरहद भी, आज़ाद कश्मीर भी, चारों तरफ से आपने वफाक को घेर लिया है। आप ये बताइएगा कि आगे वफाक में क्या करने जा रहे हैं? जी देखें, वफाक के अंदर भी जो मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली के 3 जो है वहां पर सीटें, वो तीनों की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये वजीर आजम हाउस के वजीर आजम रहे, उसके बाहर जो है वो जितना भी एरिया है वहां पर इनकी अब कोई नहीं। अब इनको थोड़ी सी भी जो है वो थोड़ी सी भी इनको अगर एथिक्स हो, थोड़ी सी भी शर्म या हो इन्हीं के लीडर के बकौल, तो इनको जो मुतालबा था कि आप असेंबली को डिजॉल्व करें और जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। जिस वक्त तक एक नए इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत नहीं आती, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आना बहुत मुश्किल है। और इस्तेकाम ना आने अच्छा, की वजह इजाज़त दो से तो आपको मैं मालूम होगा। जी, जाहिद साहब मैं एक कॉलर को शामिल करता हूँ तो फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आबिद साहिब, क्या हाल है जनाब? जी खैरियत। कौन साहब कहाँ से? सर मैं आपका छोटा भाई हाजी अलाउद्दीन जगुल्लम से बात जी कर जी रहा हूं। हाजी साहब क्या हाल है जनाब, क्या कहेंगे आज के फैसले के बारे में? माशाल्लाह जी, ये जाहिद परवेज साहब की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, स्टार्ट किया है। जाहिद चौधरी साहब की सुनिया बड़ी जामिया गुफ्तगू फरमा रहे थे। सबसे पहले तो बात यह है कि जी कोई भी किसी से साथ लिंक है, जिसका भी कोई भी पार्टी से है, लेकिन हमें अल्फाज बड़े प्यारे जो है ना उनकी सिलेक्शन करनी चाहिए। अल्फाज के हवाले से मैं कहने लगा हूँ कि हम यहाँ बैठ के किसको शर्म दे या किसको कह रहे हैं? अपने पाकिस्तानियों कह रहे हैं ना जी। मैं सिर्फ एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लुक नहीं है। ठीक है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के ना अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए। अब
ठीक है हमारे उनसे नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है किसी भी पार्टी से, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं। ये शर्म हया ये जब हम आमने सामने बैठे ना फेस टू फेस, उस वक्त ये बातें अच्छी लगती है। ऑन एयर आके ना हम खुद अपने आप को बदनाम करते हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जनाब हाजी साहब। ठीक है सर, तो ये जाहिद परवेज साहब को भी मेरा सलाम, जाहिद चौधरी साहब को सलाम। मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाना, एज ए पाकिस्तानी मैंने सिर्फ एक बात आपको की है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम बाहर बैठे हैं। मुस्बत तनकीद जनाब हाजी साहब, मुस्बत तनकीद जो है वो सारा खबर जी तनकीद करनी चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के ना। जी ठीक है, जी बिल्कुल सही। जायज है, तनकीद करेंगे तो ये पाकिस्तान का जो हालात है ना वो बेहतर होंगे। देखो ना सारे, चाहे वो इमरान साहब है, चाहे वो परवेज है, जो भी है, सब हमारे अपने हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जहाँ ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल सही। हम प्रदेश में रहते हैं तो हमें फिर दुख होता है कि यार हम आपस में इस प्लेटफॉर्म पे आके इतना नहीं करना चाहिए बाहर आके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बाकी अल्लाह इनको खुश रखे, जाहिद परवेज साहब को, चौधरी साहब को भी अल्लाह को सलामत रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी जाहिद परवेज साहब, जी जी बिल्कुल, अभी आपने बड़े एहतियात से बोले। जी बहुत अच्छी बात की है मेरे मोहतरम भाई ने। देखें जो बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने कही है। असल में मैं जो मुस्लिम लीग नून के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्हीं को कोट कर रहा था, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप यहाँ बरतानिया में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बड़ी सीट पा रहे हैं या छोटी पा रहे हैं, ज़हन तो उनका वही होगा जिस जगह बैठे हुए हैं। इस वजह से इनकी बात कबूल कर लें। नहीं, मैं इनकी बात कबूल करता हूँ। उसके साथ ही साथ जो है ना, देखिए हमारे जो हमारे माशरे की चीज़ है उसके ऊपर मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे में जो हमारी इक़्तिदार गिरी है, जो उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमने गलत को गलत कहना छोड़ दिया है। जब आप गलत को भी कहेंगे कि ठीक है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, और सही के ऊपर भी आप जब अपना रिएक्शन नहीं देंगे, तो फिर जो गलत करने वाले होंगे वो अपना हक समझेंगे कि ये ज्यादती वो कर सकते हैं, उनको ये ज्यादती करनी चाहिए। देखिए ये एक अजीब तरीके से, जिस तरीके से नून लीग ने जो है वो एक अपना नैरेटिव बनाया है, और जिस तरीके से नैरेटिव बनाया है कि जो है वो कोई एक सर्टन पार्टी जो है वो बदतमीजी करती है, तो मैं आपको लगातार कितनी जो है वो यहाँ पर चीजें गिनवा सकता हूँ जो इन्हीं लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया, जो इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ चीजें की। तो कहने का मकसद ये, हम उस लाइन पे नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जरूर है कि जो चोर है उसको आप हाजी साहब आपको नहीं कहना चाहिए। जिसने बेईमानी की है आपको उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए और उसे जेल में डालना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उससे इबरत हासिल करें और वो उस बेईमानी की तरफ नहीं जाएं। हमारा अलमिया क्या हो गया कि जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जितना बड़ा बेईमान, जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा करप्ट होता है, वो उतना ही बड़ा इज्जतदार होता है। अब आपके सामने ही है, मैं जो है वो शायद अभी पीपल्स पार्टी वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो तो पता ही है सारे, पिछले एक हफ्ते से वो कह रहे हैं, सारे जानते हैं, कोई बंदा भी क्लियर नहीं आ रहा। इसी वजह से एक बार लोग ये पूछते हैं कि फलां का साथ दे रहे हैं, फलां की बात कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक है? मैंने कहा हमारा असूल यह है कि अगर जहाँ गंद ही गंद पड़ा हो तो देखते हैं जो थोड़ा सा बेहतर है उनसे तो उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि चॉइस ही नहीं है और कोई। तो इस वजह से हम तो देखते हैं जो बेहतर है उसका दे रहे हैं साथ। जी जाहिद साहब, एक मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ अगर इजाजत है। देखिए अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मेंबर जो है वो जो है 40 करोड़ लेकर जो है वो तुर्की चला गया है। ठीक है, तो 40 करोड़ किसी ने उसको दिया है ना? क्या एज ए नेशन हमने ये उस सवाल उठाया कि जो जमीर खरीदने वाले लोग हैं वो क्यों मुतबिर बने हुए हैं? अगर आप इसके ऊपर सवाल उठाएं, और अगर सवाल उठाने के ऊपर जो है वो कदगन लगाई जाए, ऐसे लोगों को अगर आप सवाल नहीं लगाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर तो आप ये एक दरवाजा खोल रहे हैं। इससे पहले चाहे सेनेट का इलेक्शन हो, शामिल करता हूं तो फिर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कॉलर को शामिल करते हुए जाहिद चौधरी साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम के ईमान काजी साहब आपको, जाहिद परवेज साहब को जाहिद चौधरी साहब को और आपके व्यूअर्स को प्यार और अदब पर अस्सलाम।
बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। जाहिद परवेज साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं और चौधरी साहब खुद ही माहिर कानून से इनका तल्लक है और सियासत को भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या कहेंगे? आज का जो मैं दो चार बातें कहना चाहता हूँ। जाहिद साहब की बात को लेकर करना चाहता हूँ। अगर एक आदमी चोर हो तो उसको आप हाजी साहब नहीं कह सकते। झूठ को, जो झूठ बोले उसको झूठा कहो। मैं एक मिसाल देता हूँ। ये 22 की मिसाल है, जिस दिन इलेक्शन हुए थे। 17 की है या 22 थी। लाहौर से एक आदमी का नून वाले कह रहे थे कि पीटीआई वालों ने नून वाले एक आदमी का, एक रुकन का सिर फाड़ दिया है और पीछे से एक आदमी ने उसके सर पर कपड़ा रखा हुआ था और जिसका सिर फटा हुआ था, क्या सिर जिसका फटा हो वो 15 मिनट गुफ्तगू कर सकता है? और उसके दिमाग से उसका सिर फटा हुआ था, एक कतरा भी खून का नहीं बह रहा था और वो गुफ्तगू मेरी तरह कर रहा था। भाई झूठ की भी कोई हद होती है। सिर फटा हुआ आदमी कहाँ तकरीर कर सकता है? खून नहीं निकलता। कभी मरियम आ जाती हैं, खान को कहती हैं ये फितना खान है। असली इसको फितना खान नहीं उनको कहना चाहिए, इसको टंगा खान कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने अभी पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देना। मुल्क में महंगाई है। चौधरी परवेज, अच्छा, ये बताइएगा कि आज का जो फैसला है इस पर आपके क्या व्यूज है? शॉर्टली बताइएगा, टॉपिक से हम आगे पीछे नहीं जाना चाह रहे। आज का फैसला एक्सलेंट और जजेस ने बड़ी जोरत का मुजाहिरा किया है और आज के फैसले से जाहिर हुआ है कि जजेस आजाद हैं। अगर इस मुल्क में इस किस्म के फैसले होते रहे बगैर किसी मदाखलत के, यकीन करें काज़मी साहब, आप जर्नलिस्ट लोग और आपके मेहमानों जैसे लोग जो हक सच की बात करते हैं, अगर हम ये कैरी ऑन करें तो हमारे बहुत से मिसाइल। बस ठीक है, ईमानदारी से ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सदाकत साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जाहिद चौधरी साहब, दरअसल टाइम हमारे पास कम होता है तो कॉलर्स की इतनी लंबी बात फिर वो हम सुन नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाए। आप ये तो एक तो दो कॉलर्स थे, उनको रिप्लाई कीजिएगा, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बिल्कुल जो पहले कॉलर थे हमारे, हम समझते हैं कि सियासत जो है उसमें शगुफ्तगी है उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी पोलराइज हो चुकी है। देखिए, सियासत को लोग कहते हैं सियासत को हम इबादत समझ के करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये हमने बना दिया यार वो बड़ा सियासती है, यानी ये इसको हम नेगेटिव सेंस में लेना शुरू कर दिया कि यार ये बड़ा चालाक है, मकार है, ये चीजें सही नहीं बताता। तो हमने उसको इतना पोल्यूट कर दिया है सियासत को कि उसमें ये जो चीजें हैं ये अब बहुत छोटी रह गई हैं। हम खास तौर पर जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी पॉलिटिक्स जो है उसमें से इन चीजों को हम खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, उसको कम चाहिए, लेकिन जो मैं, क्योंकि मेरे से जो आपने पूछा है तो मैं कानून की ही बात करता हूं, तो हमें अपने इदारों के जो है वो खास तौर पर हमारे जो अदल के हैं उनके ऊपर, ठीक है हमारी जुडिशरी का रिकॉर्ड कोई इतना सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी देखें जब कासम सूरी वाले रूलिंग में आई है, इन्हीं जजेस की जो है वो आया कि नहीं वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो उसमें खान साहब का ऑन रिकॉर्ड उनका ये स्टेटमेंट है कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, ये ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था। अब आप मुझे बताएं, जैसे मैंने कहा है कि मैंने अब 30 साल मुझे इस फील्ड के अंदर हो गए हैं कि सुबह शाम लॉ की किताबों के साथ, कोर्ट के साथ, क्लाइंट के साथ हमारा पता है। अब यहाँ पे हर बंदा जो है वो वकील बन जाता है और हर बंदा जो है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है वो करना शुरू कर देता है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल ये हो जाता है कि अब जो एक बंदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, आप क्या समझते हैं कि एक एंकर जो बैठा हुआ है टीवी के ऊपर, क्या उसको लॉ का जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पता है? ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर बंदा
हर फील्ड का ही मास्टर बन जाता है, कि वो इकोनॉमिक्स की बात होती है तो वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन जाता है, वो वेदर की बात होती है तो वेदर एक्सपर्ट बन जाता है, वो जनाब कोई और मजहब की बात होती है तो वो मजहब का एक्सपर्ट हो जाता है। यही बात है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हर जो बंदा अपने डिपार्टमेंट का है वही उसको डील करता है। दूसरा किसी ने सवाल करना है तो वो सिर्फ सवाल करता है, वो अपनी असेसमेंट नहीं देना उस पर शुरू जाता। जैसे मसलन नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब उसको शाहजेब खान को देख लें आप उसका कोई प्रोग्राम देख लें, हर प्रोग्राम में वो एक्सपर्ट बना होता है। यानी ऐसा लगता है कि वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ऊपर भी कोई ऐसा होता है जो जितनी समझ उसको जनाब है। इकोनॉमिक को देख लें तो उसको। बात यह है कि ये रवश हमें बदलनी पड़ेगी। जो भी हमारे यहाँ पार्टियों ने ये अब बना लिया हुआ है कि अगर तो आपके हक में फैसला आता है तो जजों के बल्ले बल्ले बल्ले, और जब आपके अगेंस्ट आ जाता है तो जनाब थले 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 थले। ये नहीं होना चाहिए। जैसे आज बात आपने मैं हमारे वो भाई जिस आपने जो बात की है ना शाहजेब की, उसको मैं कोट करता चलूं कि आज मैं सुन रहा था साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी, वो बैठे शाहकान हुए थे अब्बासी तो साहब को, हाँ जी, उसने क्वेश्चन किया उनको कि अब क्या होगा, इस फैसले को किस तरह समझते हैं। तो वो कहते हैं जी जजिस के पास एक चांस था कि वो अपनी साख को बेहतर करते, लेकिन उन्होंने वो भी मौका ज़ाया कर दिया। अब ये समझे कि मैं ये सोच रहा था कि साख को बेहतर करना था, वो कोई सियासी थे जज जो आइन और कानून को छोड़कर अपनी साख को बेहतर करते। ये जवाब देना और ये सवाल करना वो साबिक वज़ीर, मुझे खुद हैरानगी हुई है कि उसके मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकलने चाहिए थे। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल। मैंने जैसे यही मैं करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 100% सारी चीजें हैं। हमारी जुडिशरी के खाते में भी बहुत सारे ऐसे चीजें मौजूद हैं कि उनका भी, जैसा से मैंने कहा कि गोल्डन हरूफ से लिखने वाली हिस्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जो है वो मुहतात होना पड़ेगा कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने कहा है कि चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, उसकी सारी जिंदगी उस फील्ड में गुजर गई है लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हुए। तो अब अगर उसी पे अब मुझे बताएं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है उसकी जो है वो हदीस कुरान पढ़ाते चाहते उसकी जिंदगी गुजरी है। अब जो बात मजहब की उसको पता है वो मुझे नहीं पता होगी, आपको नहीं पता होगी। अब वो भी सुबह उठ के कहेगा कि चीफ जस्टिस ये कर रहा है, चीफ जस्टिस के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। और जो लैंग्वेज जो है वो 2 दिन पहले फजलुर रहमान ने इस्तेमाल की खासतौर पर पीटीआई की खवातीन के बारे में, और जिसमें उसकी कंडेमेशन नहीं होनी चाहिए थी। क्या मरियम नवाज साहिबा को उसको उसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी कि जनाब मौलाना साहब आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कम खवातीन की इज्जत जो है उसको करें। मैं ये समझता हूं कि सम टाइम होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, और वो जब तक नहीं होगा। अब जितना रिस्ट्रेन दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले में, तो उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। कि जैसे आपने कहा कि भाई ये शाहिदा खान अब्बासी, ये मौलाना फजलुर रहमान, ये बिलावल, ये हु आर दे? ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश की है। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि मैं शुरू से एक बात मैंने नोट की कि नून लीग जो है खासतौर पर वो अपनी कानूनी महाज पे कमजोर क्यों है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये प्रोफेशनल वकाला का इस्तेमाल नहीं करते। ये इनकी कोशिश ये होती है कि ऐसे वकाला का इस्तेमाल किया जाए जो कि आपको कहानियां तो बड़ी सुनाएंगे, लेकिन उनके लीगल आर्गुमेंट जो हैं वो बड़े कमजोर होंगे। जैसे उसकी मिसाल पहले जब ये मरियम नवाज वाला केस था, वो भी हमारे फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी हमारे उस्ताद ही थे। तो वो होता क्या है कि अब जैसे ये इरफान कादर साहब को इन्होंने लग दिया। अब इरफान कादर साहब को मैंने कहा कि हम पिंडी में प्रैक्टिस हमने इकट्ठी किया, हमसे 2-3 साल सीनियर होंगे, चले मान लेते हैं उस हवाले से। अब जिस दिन पहले दिन शाम को हियरिंग हुई है तो इरफान कादर वाज वेरी शेकी उनको उसके पास। और फिर जब आपके पास कोई लीगल दलाइल नहीं होते तो फिर आप क्या करते हैं
आप इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। इनको ये पता चल चुका था कि कानूनी तौर पर हम ये केस हार चुके। तो कोई इसको भी लंबा बड़ा करने के वकील लिए मुझे वो बता सारा दे। ये खेल खेला गया, फुल कोर्ट देखें, का भी जिक्र इसको केस अकरम को लंबा राजा करने के लिए। अकरम राजा से लेके इत्तेजाज हसन से लेके दूसरे जितने भी बड़े मंसूर अनवर जो डिप्टी जो अटॉर्नी जनरल रहे उनसे लेके, यानी सब बड़े वकला की, चाहे वो किसी जमाने में नून लीग को भी रिप्रेजेंट करते रहे हों, जो सही प्रोफेशनल वकला, उन सब की ये राय है और थी कि ये केस हार चुके हैं। ये बहुत एक क्लियर केस है, सही है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जो जी, बिल्कुल। लैंग्वेज जाहिर सुबह साहब और भी इरफान कादर ने हमारे इस्तेमाल की, हमारे जी जी, जाहिर साहब टाइम हमारे पास कम है, तो मैं मैसेज आया कि 5-1 मिनट रह गए हैं। जाहिद परवेज साहब ये जी बताइएगा कि आगे अब होगा क्या? फर्ज किया मुस्लिम लीग वाले इनकार करते हैं कि हम इस फैसले को भी नहीं मानते, और जिस तरह हल्फ नहीं लिया गया उनका, गवर्नर ने नहीं लिया, तो इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो रिएक्ट करते हैं शदीद किस्म का, तो आगे क्या करना है? जी बिल्कुल, इस पे कमेंट करने से पहले मैं जो जाहिद साहब बात कर रहे थे, जाहिद चौधरी साहब, उसके ऊपर थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहूँगा कि एक बुनियादी जो किसी भी आप जब किसी भी जो है वो आप ज़िम्मेदारी के ऊपर होते हैं, तो एक बुनियादी कंसेप्ट होता है कि जिसे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, कि अगर किसी ऐसी जगह पर आप बैठे हुए हैं जहाँ पर आप ज़ाती तौर पर जो है वो आपका मफाद, फ़ायदा या नुकसान वहाँ पर अगर आ जाता है, तो नॉर्मली उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। और बहुत सारे हमने देखा है कि जो कोर्ट्स वगैरह के अंदर जो इस तरह की अगर सिचुएशन आती है, तो वो जो इधर जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी इससे अलग हो जाते हैं, जो जजेस को भी हमने देखा वो भी इससे अलग हो जाते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया, मैं इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा मतलब कोई डेप्थ तो नहीं रखता, लेकिन ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि वो लोग, वो सियासतदान जो कि करप्शन के अंदर लथड़े हुए हैं, जिस तरीके से हमारा निज़ाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, वही लोग ये फैसले करते हैं कि किसको जज बनना है, किसको ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपर जो है वो बड़ी पोजीशंस मिलनी है। तो ये फिर लोग जो है वो इस तरह के जो है वो एक उससे अभाम एक पैदा होता है, और इस तरह के जो ऑब्वियसली जजेस ने फैसले तो आइन और कानून की रोशनी में देखने, एक किताब लिखी हुई है उसके अंदर से उन्होंने फैसले करने। लेकिन ये जरूर होना चाहिए खुदारा कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, जो इस तरह की जो चीजें हैं वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, उसके अंदर से सियासी मुदाखलत को कम से कम करना चाहिए, ताकि एक ऐसी जुडिशरी यहाँ पर आ सके जो लोगों को इंसाफ दे सके। अब पाकिस्तान की अदालतों में लाखों के हिसाब से केसेस पड़े हुए हैं, लोग बेचारे मर जाते हैं, उनकी पेशी नहीं होती। और बाज लोगों को हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसके अंदर जो है वो बंदे को मरे हुए 3 साल हो गए, उसके बाद उसको रहा कर दिया गया कि वो गलत केस के अंदर जो है वहां पे पड़ा हुआ था। तो इस चीजों के अंदर बहुत सारी जरूरत है। बाकी अभी मैं आपकी तरफ आ जाता हूं कि जो नून लीग ने पिछले 3 माह में इस मुल्क के साथ किया, वो शायद कोई मुल्क का बड़ा दुश्मन भी ना कर पाए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये शहबाज साहब दौड़ते हुए गए सऊदी अरेबिया और दुबई में गए कि हमें कुछ ना कुछ वहां से मिल जाएगा, चाइना गए वहां से हमें कुछ मिल जाएगा, किसी ने इनको कुछ नहीं दिया। और अभी दुबई वालों ने यह कह दिया है कि आप हमें OGDCL बेच दें, आप हमें सुई गैस बेच दें। मतलब मुल्क के अंदर कोई अगर आपका इदारा है जो 4 पैसे बनाने के काबिल है, तो उसके शेयर्स आप हमें बेचें, तो फिर हम आपको जो है वो कुछ पैसे देंगे। जिस दिन से ये आए हैं, डॉलर जो है वो इतना बढ़ गया जितना जो 4-5 सालों में नहीं बढ़ा था, जो इन्होंने 2-3 जो है वो महीनों में बढ़ा दिया है। पाउंड का रेट आज 275 और 270 के दरमियान चल रहा था। तो ये अगर इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ वाहिद हल ये है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, और जनरल इलेक्शंस के बाद जो है जो भी एक नई हुकूमत आती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर किया जाए, और जो भी हुकूमत आती है वो जल्द से जल्द आकर ये जो हमारी बहता हुआ, जो डूबता हुआ हमारा जहाज है, इसको सेल करे, इस शिप को जो है वो राइट डायरेक्शन दे। सही है। जाहिद साहब शॉर्टली ये बताइएगा कि क्या होगा फर्ज किया नून लीग इस फैसले को नहीं मानती, तो आगे होगा क्या?
नहीं, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये कहने की बातें होती हैं, फैसले को नहीं मानती। फैसले को मानना ज़रूरी है, वही ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ना माने। अगर ना माने तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि तमाम इदारे जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए पाबंद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये हिकअप्स तो सारे ही करते हैं। मैंने आपको मिसाल दी है पहले वाली भी, जब वो उमर चीमा साहब थे गवर्नर, तो मैंने एक हिकअप तो ज़रूर होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं, उनको मानना पड़ता है। ये ज़रूर है कि ये अब थोड़ी-सी जो मूवमेंट है उसको थोड़ा हवा देंगे, जुडिशरी को और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें होगा कुछ नहीं, ये अपने आप को और जो है वो खराब हो। मैं आज बैठा था थोड़ी देर के लिए टीवी के सामने, तो मैंने अब देखा, अब लोगों का मूड और है काज़मी साहब। और मैं अब देखें, मुझे जो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है आज, अभी तो सारा डिसीजन आएगा तो फिर मैं उसके ऊपर बताऊँगा, ब्रीफली सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। जब अब अगर आप पार्लिमानी पार्टी को आप मजबूत करेंगे, तो ये जो बाहर आप देखें ना, नून लीग को कौन चला रहा है? जनाब नवाज शरीफ। अब पार्लिमानी पार्टी के अंदर नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक? इस वजह से ये जो खानदानी बना हुआ है जनाब दबाव, इसको खत्म करने के लिए जो है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो पार्लिमानी पार्टी के लोग होते हैं, उनको भी पता होता है, जो हमारा हेड ये कहेगा, हमारा हेड ये है, जरदारी नाराज हो गया, शहबाज शरीफ नाराज हो गया, तो हमारा क्या बनेगा? अब इस रूलिंग जब आएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पार्लिमानी पार्टी के लोग, यानी जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से विन करके आते हैं, वो बेहतर पोजीशन में होंगे। तो ये आप मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ज्यादा मसाइल क्रिएट नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको माना जाएगा। जाहिद परवेज साहब, लास्टली ये बताइएगा कि क्या जिस तरह जमहूरियत सारे करते हैं, पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत आने की तवक्को है? देखें, जो कि अभी फिलहाल जो मुल्क के अंदर जो हमारा एक माहौल बना हुआ, और जिस तरीके का आपको कैंडिडेट का जो है वो एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो उसके अंदर जो है वो आम लोगों का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा रोल प्ले करना बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हमारे अवाम के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक जो है वो पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि जिससे जुडिशरी, या मेरी समझ के मुताबिक, जो हमारे पास सिर्फ एक मिनट है जनाब। मैं 30 सेकंड में मुकम्मल करता हूँ, 30 सेकंड में मुकम्मल करता हूँ। देखें, जब ये 20 लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब इन्होंने जाकर वोट नून लीग को दे दिया और वो वोट काउंट हो गया, तो ये मैं ऐसे समझता हूँ कि मतलब इसमें आप इसको इस तरीके से लें कि आप पहले किसी शख्स को इजाजत दें कि वो किसी का कत्ल कर दे, आप बैठे रहें, कत्ल हो जाए, उसके बाद आप उसको सजा दे दें। तो ये मैं समझता हूं कि ये इसके अंदर क्लैरिटी आने की जरूरत है कि आइंदा फ्यूचर के अंदर उन लोगों का वोट काउंट ही नहीं होना चाहिए। तो काउंट जब नहीं होगा तो फिर जाहिद चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। जितने भी देखने सुनने वाले तमाम का शुक्रिया। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को या देखने सुनने वालों को असल जो हकायक होते हैं वो बताएं, और किसी किस्म की कोई किसी पार्टी के साथ देने की जरूरत नहीं है। जो हक को सच है उस पर बात करनी है, और हम इसी चीज़ को डेवलप करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सेहत रही जिंदगी रहेगी। नेक्स्ट वीक नए मेहमानों नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।